आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय अपराध के इतिहास के एक बेहद खौफनाक अध्याय पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे बंबई की सड़कों पर छोटी-मोटी चोरियां करने वाला एक मामूली सा अपराधी आगे चलकर राज्य प्रायोजित आतंकवाद का सबसे बड़ा मोहरा बन गया। तो चलिए 1970 के दशक की बंबई की तरफ चलते हैं। एक स्मगलर से ग्लोबल टेररिस्ट तक का ये पूरा सफर। इस चर्चा के दौरान हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे डोंगरी से डी कंपनी के बनने तक के सफर से, फिर उस दौर के खूनी गैंग वॉर्स को समझेंगे। इसके बाद दुबई भागने की कहानी, फिर एक कॉरपोरेट कार्टेल का खड़ा होना और आखिर में ग्लोबल टेररिज्म की तरफ वो खतरनाक बदलाव। ये एक तरह का रोड मैप है जिससे हम समझ पाएंगे कि कैसे लोकल क्राइम एक इंटरनेशनल सिंडिकेट में तब्दील हो गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डोंगरी से डी कंपनी तक के उस शुरुआती सफर की। इस पूरी कहानी की जड़ें एक बहुत ही हैरान करने वाले पारिवारिक माहौल में छुपी हैं। एक तरफ थे इब्राहिम कास्कर, जो एक बेहद ईमानदार और उसूलों वाले पुलिस हेड कांस्टेबल थे। उन्होंने अपनी पूरी सर्विस के दौरान कभी रिश्वत का एक पैसा तक नहीं लिया। और ठीक इसके उलट उन्हीं का बेटा दाऊद था, जिसने पढ़ाई लिखाई को ठुकराकर डोंगरी की सड़कों पर चोरी, हफ्ता वसूली और स्मगलिंग का रास्ता चुन लिया। एक पिता के सख्त उसूलों और एक बेटे की अंडरवर्ल्ड पर राज करने की भूख के बीच का ये विरोधाभास वाकई काफी गहरा था। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पठान गैंग के कुछ लोगों ने एक कस्टम ऑफिसर का अपहरण किया और 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। दाऊद को वो फिरौती की रकम लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने उस रकम का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए छिपा लिया। जब इस गद्दारी का पता चला तो उसे बुरी तरह पीटा गया और गैंग से बाहर निकाल दिया गया। असल में ये 2 लाख रुपए की गद्दारी ही वो टर्निंग पॉइंट थी जिसने दाऊद को अपने भाइयों के साथ मिलकर अपना खुद का एक अलग और खूंखार सिंडिकेट बनाने के लिए उकसाया, जिसे आज हम डी कंपनी के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस कहानी में वो दौर आता है जब खून खराबे और गैंग वॉर्स ने सारी हदें पार कर दी। 1980 के दशक तक आते आते बंबई अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से बदल चुका था। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल जैसे पुरानी पीढ़ी के डॉन अब शांत होकर अपना ध्यान सिर्फ स्मगलिंग और रियल एस्टेट पर लगा रहे थे। लेकिन नई पीढ़ी यानी दाऊद की डी कंपनी पूरी तरह से अलग थी। ये लोग प्रोफेशनल थे, बेहद क्रूर थे और अपने वर्चस्व के लिए बीच सड़क पर खुलेआम खून बहाने से जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। एक तरह से पुरानी पीढ़ी की विदाई हो रही थी और एक खूंखार नई पीढ़ी उनकी जगह ले रही थी। हिंसा का ये सिलसिला एकदम बेकाबू हो गया। टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1981 में राइवल गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर की हत्या कर दी। इसका बदला लेने के चक्कर में दाऊद 1983 में कोफेपोसा के तहत गुजरात में गिरफ्तार हुआ। लेकिन जब वो बाहर आया तो सितंबर 1983 में एक ऐसा दुस्साहस हुआ जिसने सबको हिला दिया। एक खचाखच भरे मुंबई सेशन कोर्ट में जज के सामने ही डेविड परदेसी नाम के एक यंग हिटमैन ने अमीरजादा को गोलियों से भून डाला। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि सिस्टम को दी गई एक खुली चुनौती थी। उस वक्त के हालात की गंभीरता को 1984 के एक सरकारी वकील के इस हताश बयान से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। उन्होंने कोर्ट में साफ कहा था कि माय लॉर्ड, ये आदमी कोई मामूली अपराधी नहीं है। ये जमानत पर बाहर है और बाहर रहते हुए भी इसने खुलेआम 5 नए जघन्य अपराध किए हैं। ये कोर्ट दिखाता है कि उस वक्त सिंडिकेट के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके थे। लगातार बढ़ते इस आतंक के बाद जो अगला कदम था वो था दुबई की तरफ भागना। इतनी सारी कानूनी चेतावनियों के बावजूद सिस्टम की कुछ भारी खामियां थीं जिनका फायदा इस क्रिमिनल एम्पायर को मिला। जेल नहीं बेल यानी जमानत की नीतियों का भरपूर फायदा उठाया गया। अधिकारियों को रिश्वत दी गई, बड़े बड़े बिल्डर्स और बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स से भारी हफ्ता वसूली की गई। और जब आखिरकार कानून का शिकंजा कसने लगा तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट का अरेस्ट वारंट जारी होने से ठीक पहले ही दाऊद अपने इस पूरे एक्सटॉर्शन के पैसे के साथ दुबई फरार हो गया। लेकिन दुबई जाकर ये सिंडिकेट कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि एक कॉर्पोरेट कार्टेल में बदल गया। दुबई से बैठकर ऑपरेशंस का स्केल पूरी तरह बदल चुका था। आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। 5000 से भी ज्यादा गैंगस्टर्स। डी कंपनी अब सड़क छाप गुंडों की टोली नहीं रही थी, बल्कि दाऊद इसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की तरह चला रहा था। भारत भर में फैले इन लोगों की एक पूरी फौज खड़ी कर ली गई थी। वो अपने दुश्मनों के लिए बेहद बेरहम था, लेकिन अपने वफादार लोगों के लिए मेडिकल बिल्स और परिवार का खर्च उठाने से लेकर हर तरह की सुविधा मुहैया कराता था।
लेकिन मुंबई में जो खून खराबा था वो रुका नहीं। अरुण गवली गुट के साथ एक बहुत ही खूनी और पर्सनल जंग छिड़ गई। ये पूरी तरह से एक टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाली स्थिति थी। दाऊद ने पुलिस लॉकअप में अपने ही मैनेजर रमा नायक की हत्या करवा दी। इसके जवाब में अरुण गवली ने दगड़ी चौल को हथियारों से लैस एक किले में तब्दील कर लिया। दोनों तरफ से मैनेजर्स और परिवार वालों की बेरहमी से हत्याएं होने लगी। ये दुश्मनी तब और भी भयानक हो गई जब गवली के एक शूटर ने दाऊद के जीजा इस्माइल पारकर का कत्ल कर दिया। और इस मौत का जो बदला लिया गया वो भारतीय अपराध के इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है। 400 से ज्यादा राउंड गोलियां। जी हाँ, 1992 में अपने जीजा की मौत का बदला लेने के लिए डी कंपनी के शूटर्स ने जे अस्पताल के अंदर घुसकर AK-47 से 400 से भी ज्यादा राउंड फायर किए। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि उन्हें पब्लिक की सुरक्षा की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। अब अगर 1995 तक के इस ग्लोबल ऑपरेशन पे नजर डालें तो डी कंपनी काफी डाइवर्सिफाई कर चुकी थी। शिपिंग और गारमेंट्स, बॉलीवुड को फाइनेंस करना, रियल एस्टेट से लेकर ग्लोबल लेवल पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी। लंदन, स्विट्जरलैंड, लागोस और कराची तक फैले इस नेटवर्क का सालाना टर्नओवर उस वक्त 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। और यहीं से शुरू होता है इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक अध्याय, ग्लोबल टेररिज्म की ओर उनका सीधा संक्रमण। अगर हम इन घटनाओं को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो लेट 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों से पैदा हुए धार्मिक गुस्से और सिर्फ अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाने के लालच ने एक बेहद विनाशकारी गठबंधन को जन्म दिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दुबई में दाऊद से संपर्क किया। इसके बाद डी कंपनी के इस पूरे स्मगलिंग नेटवर्क को हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा और भारतीय तटों पर भारी मात्रा में RDX और हथियार उतारे जाने लगे। असल में ये पूरा गठबंधन राज्य प्रायोजित आतंकवाद का एक बहुत ही लेन देन वाला एग्रीमेंट था। दाऊद को क्या मिला? उसे पूरी सुरक्षा, छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाना और दुनिया भर में अपने बिजनेस को बिना किसी रुकावट के चलाने की आज़ादी मिली। बदले में ISI को क्या मिला? उन्हें भारत में RDX और हथियार धकेलने के लिए दाऊद के इस विशाल तस्करी नेटवर्क का सीधा एक्सेस मिल गया। और इस खतरनाक समझौते का जो नतीजा निकला वो था 12 मार्च 1993। इस दिन मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए, 250 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस एक दिन ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो लोकल स्मगलर अब आधिकारिक रूप से एक ग्लोबल टेररिस्ट बन चुका है। इन धमाकों का जो असर हुआ वो भी कम भयानक नहीं था। इसके बाद डी कंपनी धार्मिक आधार पर पूरी तरह से टूट गई। छोटा राजन जैसे हिंदू गैंगस्टर्स ने खुद को देशभक्त बताते हुए दाऊद के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ वो सिंडिकेट अब पूरी तरह से एक फंडेड टेरर प्रॉक्सी की तरह काम करने लगा और दाऊद खुद मिलिट्री की सुरक्षा के बीच कराची के क्लिफ्टन इलाके में जाकर शिफ्ट हो गया। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाला सवाल छूट जाता है। जब एक इतने बड़े आपराधिक सिंडिकेट को कोई देश अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे तो पूरी दुनिया मिलकर ऐसे खतरे को कैसे खत्म कर सकती है जिसे एक संप्रभु देश का खुला संरक्षण मिला हुआ हो। जब संगठित अपराध, जासूसी और आतंकवाद के साथ हाथ मिला लेता है तो उसकी असली कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज की इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।